नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित और आप सुन रहे हैं सुनो जरा। तो आइए शुरू करते हैं अमृता प्रीतम जी की कोरे कागज का पार्ट 3 यानी कि भाग 3। लियोनार्डो की जिंदगी के बारे में जो भी लिखा हुआ है उसकी अपनी कलम से नहीं, किसी और की कलम से है। इसलिए नहीं जानता कितना भर लियोनार्डो की किताब के पन्नों में आ सका हूं, कितना भर बाहर रह गया हूं। पता लगा किसी किसी जगह कुछ पंक्तियां हैं जिसमें मैं समाया हुआ हूं। मैं उसी किताब में जो कल से पहले मेरे लिए अजनबी थी। कई बार बरसों तक, शायद उम्र भर, अपना आप भी तो अजनबी सा रह जाता है। मैं और किताब एक दूसरे को थाम कर बैठे हुए थे, इसलिए घर से बाहर जाने का ख्याल नहीं आया। जाने की जरूरत भी नहीं थी, कोई जगह भी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा मंदिर तक चला जाता, निधि महाराज तक, लेकिन जाने को मन नहीं हुआ। मौसी कमरे में ही चाय और कुछ खाने के लिए दे गई थी। वह भी एक खलल की तरह सा, और किताब पढ़ता रहा। अचानक फिर मौसी आई। हाथ में एक बंडल था, छोटा सा लेकिन अच्छी तरह से लपेटा हुआ। देखकर मैं कुर्सी से उछल पड़ा। दौड़कर रखी मौसी की ओर बढ़कर मैंने वो बंडल अपने हाथों से जैसे छीन लिया। वह शायद बहुत हैरानी से मेरी ओर देख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके कंधों के ऊपर से ही उसके पीछे की ओर दरवाजे से दूर तक देखने लगा, जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। पीछे कोई नहीं था। मैंने जल्दी मौसी के कंधे को झकझोर कर पूछा, यह बंडल किसने दिया? वह कहाँ है? और मैं बाहर के दरवाजे की ओर इस तरह बढ़ा कि अभी जिसने वह बंडल दिया था उसे दरवाजे के पास ही लौटने से रोक लूं। वह जरूर अभी नजदीक ही इसी गली में था। मैं शायद गली की ओर चल देता, पर मौसी ने मेरी बांह कसकर थाम ली और बड़ी हैरानी से होकर बोली, पंकु, क्या हो गया है तुझे? मेरा हाथ में वो बंडल कांप रहा था। मौसी की आवाज से झटका सा लगा। वह कह रही थी, दुकान वाला था उसका नौकर, तुम्हारे धुले हुए स्वेटर दे गया है। तुम खुद ही तो उससे कहकर आए थे ना कि जल्दी भेज दे। हे भगवान! मैंने बंडल मेज पर रख दिया। याद आया, कल अपने ही दोनों स्वेटर कुछ मैले से लगे थे। मैं ड्राई क्लीनर को दे आया था और कहा था कि वह धुलवा कर किसी लड़के के हाथ भिजवा दे। मौसी के सामने नजरें नहीं उठाई गईं। शायद अपने सामने भी शर्मिंदा सा हो रहा था। मौसी कुछ घबराई हुई सी थी। वह चली गई तो मैंने हाथ की किताब को बंद करके मेज पर रख दिया। लगा यह किताब मुझे पागल कर देगी। लियोनार्डो जब बड़ा हो गया था, दूर शहर में रहने लगा था। कैटरीना बहुत दूर रह गई थी, मीलों दूर, बरसों फासले पर जब कैटरीना को लगा कि उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, लंबा सफर तय करती हुई एक बार अपने नार्दो को देखने के लिए चल दी। उसने नार्दो के लिए भेड़ की उनकी 3 जुराबें अपने हाथों से बुनी। वही कमीजों और जुराबों का छोटा सा बंडल था जो एक दिन अचानक कैटरीना अपने नार्दो को देने आई थी। और अभी जब मौसी के हाथों में वह बंडल देखा, लगा मेरी कैटरीना आई है। यह किताब मुझे सचमुच पागल कर देगी। नहीं, और नहीं पढ़ूंगा। मुझे कमरे के बाहर चला जाना चाहिए, कहीं भी पर जाना चाहिए। मैंने बंडल खोला और कंधों पर से गर्म चादर उतारकर एक स्वेटर पहन लिया। बूट पहन रहा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला था। आने वाले ने यूं ही खटखटाकर आने का संकेत दिया था। दरवाजे की ओर देखा पर पहचान नहीं पाया। मेरी उम्र के करीब एक लड़का था, शायद मुझसे कुछ छोटा। कहने लगा, आप पंकज हैं? मैंने कहा, हाँ, और कुर्सी की तरफ हाथ दिखाकर इशारा किया, आइए बैठिए। वह वहां दहलीज पर ही खड़ा रहा। कहने लगा, मेरा नाम किशोर है, आप मुझे नहीं जानते, एक तकलीफ देने आया हूं। उसके स्वर में एक प्रार्थना जैसा भाव था, लेकिन चेहरे पर एक अजीबपन झलक रहा था। कहने लगा, 2 मिनट के लिए मेरे साथ आएंगे? दूर नहीं, मेरा घर साथ की गली में ही है। मैंने अपनी स्मरण शक्ति पर जोर डाला। आखिर बचपन में इसी गली में खेला था, कभी कभी साथ की गली में भी, लेकिन स्मृति पटल पर कोई पहचान नहीं उभरी। उसने भी कहा था, आप मुझे नहीं जानते।
मैं बूटों के तस्मे बांध रहा था। उठते हुए पूछा, क्या बात है? वहां जाकर बताऊंगा, यहां नहीं। उसका यह उत्तर कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, पर देखा उसकी आंखें कुछ रोई हुई सी थीं, इसलिए किसी संदेह की बात नहीं थी। मैंने कहा, अच्छा। गली अंदर की ओर लंबी चली गई थी। मेरा घर गली के बाहर की ओर था, इसलिए जल्दी ही दूसरी गली का मोड़ आ गया। उसका घर शायद दूसरी गली के अंत में था। हम दोनों चुप उस ओर चलते रहे। एक घर के सामने जाकर उसने चाबी में दरवाजा खोला। लगा अंदर कोई नहीं था। पैर रुक से गए। यह किशोर मुझे यहां क्यों लाया है? कौन है यहां? यह भी मन में आया कि आते हुए यदि रखी मौसी को बताकर आता तो ठीक होता। उसने दहलीज के अंदर जाते हुए कहा, आइए। तो वह दुविधा में खड़ा रहना मुश्किल सा लगा, इसलिए उसके साथ भीतर चला गया। भीतर कमरे की खिड़कियां बंद थीं, इसलिए दिन की रोशनी कम थी और शायद इसीलिए कमरे की बत्ती जल रही थी। हैरान हुआ, कमरे में सामने एक पुराने सोफे पर बैठी हुई एक लड़की रो रही थी। पैर थम गए। किशोर ने बैठने का इशारा किया, यद्यपि उसका ध्यान मुझे किसी कुर्सी पर बैठाने की ओर इतना नहीं था जितना कि मुझसे कुछ पूछने की ओर। कहने लगा, इसे कब से जानते हैं? किसे? उसने सोफे पर सिमट कर बैठी हुई सिसकती हुई लड़की की ओर संकेत किया। लड़की के बाल अजीब तरह से उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे। शायद बहुत देर हो रही थी। आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। पहचानता नहीं था, इसलिए कहा, मैं उसे नहीं जानता। किशोर खुद ही उसी तरह खड़ा हुआ था। मुझे भी उसने बैठने के लिए दोबारा नहीं कहा। वह मेरी ओर इस तरह देखने लगा जैसे मेरे सारे सच झूठ को मेरे चेहरे से पढ़ लेना चाहता है। मैंने फिर लड़की की ओर देखा। पहचान नहीं पाया, इसलिए पूछा, यह कौन है? किशोर का स्वभाव कुछ गुस्से से भर उठा। कहने लगा, आपकी जानकी। आपकी शब्द पर मुझे हैरानी हुई। मैंने लड़की की ओर मुंह करके पूछा, तुम जनक चाचा की बेटी हो? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और चेहरा अपने घुटनों में छुपा लिया। किशोर ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक कागज निकाला, मेरे सामने करते हुए पूछा, जानकी आपको कितने खत लिख चुकी है? जो था वह कह दिया। सिर्फ एक खत है। यह मंदिर की दीवार के पास खड़ी हुई थी। अचानक एक कागज सा थमाकर चली गई। मैंने उस वक्त इसे पहचाना नहीं था, सिर्फ खत में इसका नाम पढ़ा था। आगे पूछने का प्रश्न ही नहीं था, पर उसने पूछा, यह आपके कमरे में भी रात को आती रहती है? किशोर का यह प्रश्न सचमुच एक वहम था, इसलिए हंसी सी आ गई। मैंने कहा, यार किशोर, यदि कमरे में आई होती तो मैं इसकी सूरत ना पहचान पाता। मैं कह रहा हूं कि मैं इसे केवल इसके नाम से जानता हूं, सूरत से नहीं। कुछ अनुमान सा हुआ कि यह किशोर जानकी से प्रेम करता है। किशोर ने पूछा, फिर ये आपको खत क्यों लिखती है? मैं अब आराम से किशोर के कमरे की एक कुर्सी पर बैठ गया और कहा, यदि मैंने खत लिखा होता तो इस बात का जवाब देता। इसने लिखा है तो मुझसे क्यों नहीं पूछते? वह सच नहीं बताती। सिमटी हुई जानकी ने घुटनों से सिर उठाकर किशोर की ओर देखा और रुआसी सी आवाज में कहने लगी, मैंने सच बताया है। सच बताया है? किशोर के ओठ गुस्से से भिज गए। कहने लगा, तुम तो यह खत भी देने के लिए आज मंदिर में गई थी। यदि मैं तुम्हारे पीछे जाकर तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ना लाता तो मुझे कभी सच बताती? जानकी ने अपना सिर फिर से घुटनों में छुपा लिया। किशोर ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे साफ साफ बता दीजिए पंकज जी, क्या आप जानकी से ब्याह करना चाहते हैं? किशोर का प्रश्न सचमुच बहुत ही बचकाना था। मैंने उसकी बाह पकड़कर अपने पास साथ की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे और जानकी के ब्याह में जरूर आऊंगा यदि तुम बुलाओगे। किशोर का क्रोध ठंडा हो गया। क्रोध की जगह वह दलीलों में पड़ गया। कहने लगा, मुझे तो पता नहीं लगता ये लड़कियां क्या होती हैं। ब्याह का इकरार मेरे साथ और प्यार के खत किसी और के। जानकी के साथ सचमुच एक हमदर्दी सी हुई। मैं कुर्सी से उठकर सोफे पर जहां जानकी बैठी हुई थी बैठ गया।
और जानकी के कंधे को हिलाकर पूछा, तुम किशोर से प्यार करती हो? जानकी ने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, किशोर सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। लगा इस बात को मैंने इस तरह कही थी जिस तरह किसी बच्चे को बहलाते हैं, पर जानकी सचमुच बच्चों जैसी थी। कहने लगी, लेकिन आज इसने मुझे बहुत मारा। देखा, जानकी के चेहरे पर सचमुच निशान पड़े हुए थे, दोनों बाल नीले नीले सूजे हुए। उसी तरह एक बच्चे को बहलाने की तरह मैंने कहा, वह तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने मारा। और साथ ही पूछा, पर यह बताओ कि तुमने मुझे खत क्यों लिखा था? बता चुकी हूं, जानकी ने कुछ सहमी हुई आवाज में कहा और चुप हो गई। किशोर ने कुर्सी सरका ली सोफे के बिल्कुल पास। कहने लगा, यह सारा परिवार ही झूठों का है। पता नहीं लगता कौन सी बात सच्ची है कौन सी झूठी। मैंने जानकी से कुछ कहने की बजाय किशोर से ही पूछा, पर यह क्या बताती है? किशोर कुछ उदास हो गया। कहने लगा, बात यह है कि मैं एक गरीब लड़का हूं। यह मकान भी किराए का है। माँ जब से बड़े भाई के पास जालंधर गई तब से मैं रोटी भी स्वयं पकाता हूँ। बाजार में किसी होटल में खाने की क्षमता नहीं। घड़ियों की एक दुकान में काम करता हूँ। मुश्किल से 150 रुपए महीने मिल पाता है। और पंकज साहब, आपका घर भी अपना है, दुकान जायदाद भी है, फिर आप ऊंची पढ़ाई भी तो कर रहे हैं। कल को बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। जानकी ने एक शाही की तरह घुटनों में से सिर उठाया और कहने लगी, पर मैंने ये सब कब कहा था? किशोर ने जानकी की बात उसी पर दे मारी, पर अंदर से बात यही है ना कि तुमने नहीं कहा, तुम्हारे बाप ने कह दिया। सो बात वही थी जो निधि महाराज ने सुनाई थी। किशोर कहने लगा, इसके बाप को दुनिया में आदमी नहीं दिखता, सिर्फ पैसा दिखता है। कहती है कि यह खत इसका बाप इससे जबरदस्ती लिखवाता है। मुझे हंसी सी आ गई। मैंने कहा, फिर किशोर भाई, जाति तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ हुई है। सोचकर देखो, यदि कोई लड़की तुम्हें प्रेम पत्र लिखे, तुम इस प्रेम को सच मान बैठो और बाद में तुम्हें पता चले कि वो सब झूठे थे। किशोर ने पहली बार हंसकर मेरी ओर देखा। जानकी भी कुछ साहस करके घुटनों में से सिर उठाया। किशोर की ओर देखते हुए कहने लगी, मुझे तो पंकज की पहचान भी नहीं थी। माँ को थी, इसीलिए वो दूर खड़ी रहती थी। जब वह मंदिर में आए तो वह मुझे इशारे से बता देगी। लगा जानकी सचमुच भोली है, अनजान। दुख हुआ कि ऐसी बेटी को जनक जैसा बाप क्यों मिल गया। एक तसल्ली भी हुई कि किशोर मुंह से किनारा मिल गया है। देखा, किशोर ने उठकर जानकी के बाल संवारे, उसके गालों पे लिपटी हुई चुन्नी निकालकर उसके सिर पर फैला दी। अब मैं बड़े सहज भाव से किशोर से कह सकता था, तुमने जानकी को सचमुच बचा लिया। साथ ही पूछ लिया, और तुम्हें यह आवाज कैसे हुआ कि आज वो मंदिर में कोई खत लेकर जाएगी, या कि पहले भी उसने कोई खत लिखा था? किशोर कुछ शांत था, पर अधिक नहीं। कहने लगा, आभास भला कहाँ होता। इसकी बड़ी बहन आकर मुझे बता गई कि आजकल वह पंकज के पीछे लगी हुई है। जानकी फिर उलाहने की तरह किशोर को टोका, बता तो चुकी हूं कि माँ ने पहले उसके लिए सोचा था क्योंकि वो बड़ी है। फिर क्या करूं यदि वह सुंदर नहीं है? माँ कहती है उसकी सूरत देखकर पंकज फंसेगा नहीं। इसी बात पर वो जल बुन गई। सो मैं इस वक्त एक जाल से बाहर बैठा हुआ हूं। हंसकर जानकी की तरफ भी देखा और किशोर की तरफ भी। किशोर ने बात की तह को फिर एक बार टटोला, पर वह कहती थी कि जानकी रात को पंकज के घर भी जाती है। जानकी खींच गई, गुस्से से बोली, हरामजादी झूठ बोलती है। मैंने ही किशोर को समझाया, बड़ी सीधी बात है ये। वह जानकी से चिढ़ गई, इसलिए तुम्हारे मन से उतारने के लिए उसने ये सब बात भी कह दी। किशोर और जानकी की सुलह हो गई। अब वापस जाने के लिए उठते हुए सोच रहा हूं, त्रिक भवनों में कैसी कैसी बातें कही जाती हैं। रास्ते में गली के मोड़ पर मंदिर है। पैर कुछ थम से गए। घड़ी भर निधि महाराज के पास बैठने के लिए, पर ध्यान आया यही वक्त होता है जब सुबह सुबह की पूजा से निपटकर वे आराम करते हैं। इसलिए रुकते पैरों को भीतर गली की ओर मोड़ लिया। अचानक पीछे से कोई तेज कदमों से बढ़ता हुआ बिल्कुल मेरे पास आकर जैसे मेरी बाह से लग गया। गली चौड़ी नहीं, पर इतनी संकरी भी नहीं कि एक दो के चलते हुए कोई तीसरा पास से गुजर न सके। खैर, जो भी आशय रहा हो, उसे रास्ता देने के लिए मैं बाईं ओर हो गया। पर जब वह मेरे साथ बाईं ओर हो गया तो मैंने चलते जाने की बजाय उसकी ओर नजर कर दी। देखा
एक लजाती हुई सी युवती थी। मैं पहचान नहीं पाया, फिर भी लगा जैसे पहले कहीं उसे देखा हुआ है। उसने हाथ से रुकने का संकेत दिया। मैं रुक गया, पर मेरे चेहरे पर परिचित होने की स्वाभाविकता नहीं आई। शायद इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारी कुसुम भाभी हूं पंकज। जहां तक याद था वह यह कि कुसुम भाभी बहुत सुंदर लड़की थी। जब चंद्र का ब्याह हुआ था, गली की औरतें उसे शगुन देने गई थी। लौटकर जब चबूतरे पर बैठे अपने अपने क्रोशिया कर रही थी, कितनी देर तक उसकी बातें करती रही कि चंद्र ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी लड़की ब्याह लाया। मैंने नजर भरकर उसकी ओर देखा। लगा छवि वही है, पर यह जैसे कुसुम भाभी नहीं, उसकी कोई बड़ी बहन है, कुछ अधेड़ सी। कुसुम भाभी? मुंह से यही निकला। चंद्र मेरा समवयस्क नहीं था, 5-6 साल बड़ा होगा। पहले जब मैं और मेरे साथ के लड़के गली में कौड़ियां खेलते थे, वह जबरदस्ती हमारे बीच आ जाता और हमेशा खेल से रोनता पिटता। माँ ने मुझे पढ़ने के लिए बहुत जल्दी हॉस्टल में डाल दिया था, इसलिए छुट्टियों के दिनों में भले ही घर आता था, पर गली के लड़कों के साथ कुछ अलग सा ही हो गया था। उनके साथ ना कोई खेल साझा रहता, ना कोई किताबों की बात, और ना ही अब कोई खास याद रही थी। चंद की बस 2 ही बातें याद थी, एक उसके रोने पीटने वाली और दूसरी उसके ब्याह की। इस समय कुसुम भाभी के देह पर साधारण सी धोती थी, वैसी जैसे कि औरतें घर का कामकाज करते वक्त पहनती हैं। इसलिए वह ना तो कहीं बाहर से आई दिखती थी और ना ही कहीं बाहर जा रही थी। धीरे से कहने लगी, सुना है कि मंदिर में कोई मद्रासी पंडित आया हुआ है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। एक बार मैंने सुबह सुबह उसे तुम्हारे घर आते हुए भी देखा, तो मुझे उसके पास ले चलो। मुझे अकेले जाते हुए शर्म आती है। कुसुम भाभी शास्त्री की बात कर रही थी। जानता था कि उत्तर के लोगों के लिए दक्षिण के सारे लोग मद्रासी होते हैं, तो वही कर्नाटक के शास्त्री जी मद्रासी पंडित होंगे। कुसुम भाभी कह रही थी, घर से तो आ गई, पर आगे मंदिर जाकर पूछने का साहस नहीं हुआ। कितनी ही देर तक खड़ी रहकर लौटने लगी थी कि तुम दिख गए। मैं कुसुम भाभी को साथ लेकर मंदिर की ओर मुड़ गया। शास्त्री जी की कोठरी का पता था, इसलिए दरवाजे के पास जाकर एक नजर देखा कि वह इस वक्त अकेले हैं या नहीं। वह अकेले थे, पर सामने रखे कागजों पर वह कुछ इस तरह दृष्टि जमाकर बैठे हुए थे कि मेरे दहलीज पर खड़े होने पर भी उनकी नजर मेरी ओर नहीं उठी। मैंने ही कहा, प्रणाम करता हूं शास्त्री जी। उन्होंने देखा, शायद पहचानने में पल भर लगा, फिर तपाक से बोले, अरे तुम पंकज बाबू। साथ ही कहने लगे, नाराज हो क्या, कभी इधर नहीं आता है? हंसकर कहा, आप भी तो दोबारा कॉफी पीने नहीं आए, शायद अच्छी नहीं बनाई थी। वह अपने पास अपनी चटाई पर मेरे लिए जगह बनाते हुए बोले, आओ बैठो, मैं तो रोज आता हूँ, पर तुम्हारे निधि महाराज ने सोचा कि उनका पंकज बाबू मैं उससे छीन लूंगा। मेरे पीछे दरवाजे के पास कुसुम भाभी खड़ी थी, शायद दीवार की ओट में। शास्त्री जी ने देखा नहीं था। वे अपनी धुन में कह रहे थे, महाराज तो स्वयं विद्वान है, शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है, पर जब तुम्हारी बात चलती है कहने लगते हैं पंकज को ज्योतिष के चक्कर में मत डालो। मुझे हंसी आ गई। जान गया था कि ज्योतिष मेरे लिए ही क्यों चक्कर है, दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा और पीछे की ओर देखकर कुसुम भाभी को भीतर जाने के लिए आग्रह किया। मैंने शास्त्री जी से कहा, ये हमारी कुसुम भाभी हैं, आज मेरी जगह आप इन्हें चक्कर में डाल दीजिए, वह आपके लिए बहुत श्रद्धा लेकर आई हैं। आओ बेटी, शास्त्री जी ने कहा। और जब कुसुम भाभी उन्हें प्रणाम करके उनके सामने नंगे फर्श पर बैठ गई, तो मैंने आज्ञा ली, अब मैं चलता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, पर कुसुम भाभी से बोले, ठहरो पंकज, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, बाद में घर वाले कहीं ये ना कहें कि मैं उन पर जादू टोना लेने आई थी। मैं तो अपने ही फूटे कर्मों की बात करने आई हूं। शास्त्री जी को कुसुम की बात समझ नहीं आई, पर उसकी आवाज और चेहरे से कुछ तो भान हो गया था। पास की चटाई की ओर हाथ करते हुए मुझसे बोले, यह कह रही है तो बैठ जाओ। मैं बैठ गया। कुसुम भाभी ने धोती के छोर पर से आंखें पूछी और पल्लू की गांठ खोलकर 10 का नोट शास्त्री जी के आगे रखते हुए कहा, मेरी यही फूल पत्री स्वीकार कीजिए। शास्त्री जी ने सामने कागज रखते हुए घड़ी देखी और हाथ में पेंसिल लेकर पूछने लगे, बोलो क्या प्रश्न है? कुसुम भाभी ने कोई प्रश्न नहीं किया।
उसने आंचल से ढकी चोली से एक चंद पत्री निकाली और शास्त्री जी के सामने रख दी। तुम्हारे पति की है? शास्त्री जी ने पत्री को खोलते हुए पूछा, पर कुसुम भाभी ने नाम सर हिलाते हुए कहा, मेरी है, इस जनरली की, कल मां के घर से लाई हूं। शास्त्री जी कुछ देर तक पत्री की अंकों और अक्षरों की ओर देखते रहे, फिर बोले, बहुत अच्छा लग्न है, तुला लग्न है, शुक्र बलवान है, बुध बृहस्पति से प्रभावित है, इसलिए तुम सत्यप्रिय हो, धार्मिक प्रवृत्ति की हो। कुसुम भाभी की आंखें भर आई। मैं नहीं जानता कुसुम भाभी को क्या दुख हुआ है, पर शास्त्री जी के सत्यप्रिय कहने पर उसकी आंखों में इस तरह पानी आ गया जैसे हर कोई किसी की सच्चाई को झुठलाता हो, और फिर भी कोई एक जोर से कह दे कि वह सच बोलता है तो सच बोलने वाले की अपूर्व आत्मतुष्टि से आंखें भर जाती हैं। कुसुम भाभी ने आंखें पोंछकर शास्त्री जी की ओर देखा, बोली, सिर्फ एक बात बता दीजिए कि मेरी मौत क्या आग में जलने से लिखी हुई है? ये लोग मुझे जलाकर ही दम लेंगे। शास्त्री जी चुपचाप पत्र की ओर देखते रहे। कुसुम भाभी ने बात बढ़ाई, एक जोशी ने मेरी मां से कहा कि ससुराल वाले मुझे जला देंगे। शास्त्री जी सहज मन से बोले, देखो बेटी, उसने यह बात क्यों कही होगी मैं जानता हूं। तुला लग्न वालों को शुक्र लग्नेश होता है, अष्टमेश भी, इसलिए शुक्र पर मंगल का प्रभाव देखकर उसने ये बात कही। पर बात यह है कि अग्नि 10 प्रकार की होती है, भीतर ही भीतर चिंता में जलना भी तो आग से जलने की तरह होता है। कुसुम भाभी चुप थी, जैसे मन में भीतर से उठती हुई आग की एक लपट को अपनी चुप से ढांप रही हूं। शास्त्री जी कहने लगे, छठे स्थान पर राहु की दृष्टि है, मलेच्छ ग्रह की मलेच्छ स्थान पर, और पति का कारक ग्रह उसके प्रभाव में है। इस पति की शैया का सुख दूसरी स्त्री भोगती है, यही आग है जो मन को जलाती है। कुसुम भाभी रो पड़ी। मैं हैरान सा कुसुम भाभी की ओर देख रहा था। अचानक मेरे मुंह से निकला, चंद्र का दिमाग खराब हो गया है। कुसुम भाभी धोती का पल्लू मुंह में ठूसकर अपने रोना रोकती हुई से बोली, पंकज, परसों रात तुमने हमारे घर से लड़ाई की आवाज नहीं सुनी थी? आधी गली इकट्ठी हो गई थी। मैं पता नहीं खिड़कियां बंद करके क्या पढ़ रहा था या कैसा सोया पड़ा था, कुछ पता नहीं। कुसुम भाभी बताने लगी, तुम्हारे चंद्र को उसकी भाभी ने संभाल रखा था, मां को भी पता था, बाप को भी, फिर भी बेटे के सिर पर सेहरा बांधकर ब्याहने चल दिए। मैं इतना बार जानता था कि चंद्र की एक विधवा भाभी भी है। लगा छोटे छोटे खेलों में रोने पिटने वाले चंद्र की जिंदगी के सबसे बड़े खेल में भी रोना पीटना ही है। लज्जा से मेरा सिर झुक गया। यह कैसे धर्म कर्म है? कुसुम भाभी पपड़ियों होठों से कहने लगी, घर की एक बहू अगर विधवा थी तो उसी के साथ पल्लू बांध देते, एक और को क्यों ले आए? अब उसके सिर में भी कोई दर्द हो तो कहते मैंने टोना कर दिया। शास्त्री जी कुछ नपे तुले धीरज से बोले, देखो बेटी, तुम्हारी वस्पत वक्री है, वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है। अब राहु की दशा में जब इसकी अंतर्दशा होगी, तुम्हारा जो कुछ भी खो चुका है तुम्हें फिर से मिलेगा, पति भी, पुत्र रत्न भी, सब कुछ। कुसुम भाभी विस्मित सी शास्त्री जी की ओर देखने लगी। उसके मुंह से निकला, फिर वो औरत, उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी, शास्त्री जी ने बताया। कुसुम भाभी ने शास्त्री जी को प्रणाम किया, जाने के लिए उठ खड़ी हुई, पर पत्री लपेटकर आंचल के भीतर चोली में रखते हुए वह कुछ इस तरह शांत थी जैसे आते वक्त उस पत्री के अक्षर उसके मांस में चुभते रहे थे, पर अब उसकी देह के साथ अचल होकर लग गए थे। कुसुम भाभी चली गई थी। उसे जाते हुए उसका शांत चेहरा भी मैंने देखा, पर मेरे मन की शांति नहीं मिली। रह रहकर विचार आता रहा, कुसुम भाभी के ये दिन उसे फिर दोबारा कौन दे सकता है। ध्यान को कुसुम भाभी की ओर से मोड़कर अपनी ओर किया तो जो बात शास्त्री जी से बिल्कुल नहीं पूछना चाहता था वह पता नहीं किस तरह मुंह से निकल आई। शास्त्री जी, दत्तक पुत्र वाली बात भी पत्री में पढ़ी जा सकती है? किसकी पत्री, कहाँ है? शास्त्री जी ने पूछा तो संकोचवश मुंह से इतना ही निकला, किसी के नहीं, यूं ही पूछ रहा था।
वे बोले, हाँ, तक योग होता है। इस शास्त्र के बारे में मेरा कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी पूछ लिया, क्या होता है, कैसे पता चलता है? वे हंस दिए। द्वितीय भाव से तथा उसके स्वामी से यदि छठे भाव के स्वामी का एकादश तथा गुरु का पूर्ण संबंध हो तो वह जातक गोद लिया जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी ओर देखे जा रहा था। वे कहने लगे, सूर्य, शनि, राहु और द्वादश ये चारों पृथकता जनक होते हैं, सेपरेटिव ग्रह। इसमें से 2 या 3 जिस भाव में पड़ते हैं उस भाव से पृथक कर देते हैं। राज्य स्थान पर पड़े तो उस राज्य से, पिता स्थान को प्रभावित करें तो पिता से, पत्नी स्थान को प्रभावित करें तो पत्नी से। हे भगवान, मन शांत हो गया। क्या मनुष्य इतना शक्तिहीन है? क्या ये तारे हम सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, हमें धागे से बांधकर और ऊपर से खींचकर? ये क्या है? क्या लाखों मील की दूरी से कोई शनि, सूर्य, राहु नीचे की ओर देखता है और नीचे एक मासूम सा बच्चा मां की छाती से टूटकर दूर नीचे गिरता है? याद आया, हमारे हॉस्टल में एक पतले काले से लड़के को राहु कहकर छेड़ा जाता था। सिर्फ एक बार बेचारे से गलती हो गई कि लड़कियों के हॉस्टल में से लड़की ने उसके हाथ अपने दोस्त को खत भेज दिया। उस दोस्त का नाम भी राकेश था और प्रोफेसर का नाम भी राकेश। उसने भूल कर वह खत प्रोफेसर को दे दिया। बात उल्टे सीधी होनी थी, हो गई, पर उसका नाम तब से राहु पड़ गया। हॉस्टल में यदि किसी दिन दाल सब्जी भी जल जाए तो उसी का नाम लगाया जाता कि वह जरूर हॉस्टल के किचन के पास से गुजरा होगा। देखा, शास्त्री जी कह रहे थे, राहु तो जातिहीन है, छाया ग्रह के साथ बैठता है, वैसा ही फल देता है। शनि के साथ होगा तो शनि जैसा हो जाएगा। हैरानी हुई, पूछा, क्यों ग्रहों की भी जातियां होती हैं? शास्त्री जी हंस दिए, हाँ पंकज बाबू, सबकी जाति होती है। मैंने पूछा, क्या मतलब? किसी मनु महाराज ने इन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना दिया? वह खूब हंसे, कहने लगे, इसका मनु महाराज कौन था यह तो नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि वृश्चिक का मंगल ब्राह्मण होता है, मेष राशि का मंगल क्षत्रिय, मकर का शनि वैश्य होता है और कुंभ का शनि शूद्र। मुझसे रहा नहीं गया, उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला, फिर तो सबसे अच्छा राहु है जो जाति नहीं मानता। वह बोले, राहु और केतु दोनों जाति विहीन होते हैं, पर दूसरे की जाति को अपना मान लेते हैं। मैंने जैसे मन ही मन कहा, फिर ये दोनों पिछलग्गू होंगे। शास्त्री जी के लिए मेरे मन में आदर है, मैं उनकी इस विद्या को नकार नहीं सकता। फिर भी मन में एक बेचैनी हुई, सुप्रणाम करके उठकर आ गया। लगा कल मैंने गलत सोचा था कि इन दिनों ने मुझे किसी भी सच का सामना करने की शक्ति दे दी है, पर बताने वाले को अभी सामर्थ्य नहीं दिया। इस वक्त लग रहा है कि मुझ में किसी भी सच को झेलने की अभी ऐसी शक्ति नहीं है। निधि महाराज ने शास्त्री जी से सच ही कहा था, पंकज को इस चक्कर में मत डालो। सुबह सुबह रामलाल मुंशी आया और उन दुकानों का किराया नगद दे गया जिन्हें मां ने किराए पर दे रखा है। रसीद पर दस्तखत करते वक्त ख्याल जरूर आया कि मां के दस्तखत के बगैर शायद उन लोगों को रसीद पूरी नहीं लगेगी, पर मुंशी ने ऐतराज नहीं किया। पता लगा मां ने अपने जाने का समय कई बरस पहले की स्मृति में रखा हुआ था और किरायानामे पर लिखा हुआ था कि उसके बाद सिर्फ मेरे दस्तखत काफी होंगे। वाह मां, जिसने कभी ऐसे कामों के लिए दस्तखत करना भी मुझसे सीखा, मुझे अपनी डिग्रियों से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी लगी, जिसे अपनी गली से बढ़कर किसी दुनिया का ज्ञान नहीं था, पर जिसे वक्त का ज्ञान था, मात्र वर्तमान का नहीं, आने वाले कल का भी। दिन चढ़ा हुआ था, लगभग दोपहर का समय, पर वह भी फैसला नहीं कर सका था कि आज उसे सूरज की रोशनी बांटनी है या बादलों का अंधेरा। ये सूरज और बादलों की आंख मिचौली थी जब बाहर का दरवाजा खटखटाकर डाकिये ने मुझे एक खत दिया। रिक्ता का खत। वह कुछ इस तरह याद आई जैसे बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई हो। वह मेरे साथ की है, यूनिवर्सिटी की
लड़कियों के हॉस्टल की, मुझसे कोई 2 बरस छोटी। खत मां के निधन की खबर सुनकर लिखा गया है। जब छुट्टी लेकर आया था, मां की बीमारी की खबर उसने मुझसे ही सुनी थी, पर निधन की खबर जरूर कॉलेज के दफ्तर में से सुनी होगी, मेरे खत के माध्यम से, जिसे मैंने छुट्टी बढ़ाने की अर्जी के रूप में लिखा था। खत छोटा सा है, मेरे लिए संवेदना सा भरा हुआ, साथ ही एक छोटी सी शिकायत कि मैंने उसे खत लिखकर क्यों नहीं बताया। इस शिकवे का हक उसने कुछ इस रूप में जताया, जहां वह लिखती है कि यदि उसे हॉस्टल से छुट्टी लेकर आने की बाधा ना होती तो वह अवश्य ही इस उदासी के समय मेरे यहां आकर मेरे घर, मेरे पास होना चाहती। यह हक लफ्ज क्यों शुरू हो जाता है और एक क्यों एकाएक खत्म हो जाता है पता नहीं, लेकिन उसे अभी इसके खत्म होने का पता नहीं। यह सिर्फ मुझे पता है, और इसलिए यह बेचारा लफ्ज मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह बचपन में सुनी हुई किसी परी कहानी का सच बड़े होने पर निरा झूठ हो जाता है। और हैरानी होती है कि वह हमें कभी सच भी लगता था। पता नहीं जिंदगी के कुछ सच किस तरह के होते हैं जिनके सामने अचानक प्रश्न चिन्ह आकर खड़े हो जाते हैं, और एक कोई इस पार रह जाता है, दूसरा उस पार। यह प्रश्न चिन्ह भी शायद पाताल गंगा में होते हैं, जिसमें कोई भी उत्तर देने की शक्ति बह जाती है। जिस तरह आज सूरज ने आंखों पर बदली डालकर आंखें मूंद ली है, मैं भी आंखें बंद कर उस प्राचीन काल का स्मरण करना चाहता हूं जब मैंने रिक्ता की यह परी कथा सुनी थी। काल सिर्फ युग के साथ नहीं बदलते, दिनों के साथ भी बदलते हैं। गिनती के 10-12 दिनों के साथ भी। 10-12 दिन या शायद 15 दिन पहले जब हॉस्टल से छुट्टी लेकर आया था, वह प्राचीन काल था, और रिक्ता सचमुच एक परी हुआ करती थी। कहती थी, तुम्हारी मेरी जात नहीं मिलती, प्रांत भी नहीं मिलता, भाषा भी नहीं मिलती। और मैं कहता था, परियों की जात नहीं होती है, न प्रांत न भाषा। उत्तर में वह कहा करती थी, परियों की तरह देवताओं की जात भी नहीं होती, न उनका प्रांत और न भाषा। और रिक्ता मेरे लिए परी बन जाती और मैं उसके लिए देवता। परी की पहचान यही होती है कि उसकी परछाई नहीं होती। बेचारी रिक्ता नहीं जानती थी कि मेरी उम्र के 25 बरस एक बहुत लंबी और काली परछाई बन गए हैं। सूरज पता नहीं किस ओर, शायद आगे है, क्योंकि मेरी पीठ के पीछे 25 बरस लंबी काली परछाई है। पर सूरज शायद पीठ की ओर है, क्योंकि अपने सामने मुझे शेष उम्र की बरसों लंबी एक काली परछाई दिखती है। पता नहीं ये कैसा सूरज है। पीछे की ओर देखता हूं तो वह दौड़कर आगे चलाता है मेरी पीठ पर परछाई लादने के लिए, और जब मैं आगे देखता हूं तो वह भागकर पीछे चला जाता है मेरे सामने एक लंबी परछाई रख छोड़ने के लिए। और रिक्ता नहीं जानती थी कि जब कोई परछाई किसी देवता के पीछे पड़ जाती है तब उसकी परी के पर टूट जाते हैं। तब वो देवता सिर्फ पंकज हो जाता है, एक असहाय और मासूम लड़का, शायद किसी की नाजायज संतान, जिसे कभी एक उदार हृदय महिला ने पाल लिया था। और तब वह परी भी सिर्फ रिक्ता हो जाती है, एक अमीर और खानदानी घर की लड़की, जिसे पंकज जैसे लड़के की मैत्री अपने यौवन की एक बेवकूफी लगने लगती है। लगती है नहीं, लगेगी। कब? जब भी हो जाने की। अभी खत लिखकर बता दूं तो तब उसी घड़ी जब खत मिलेगा। यदि इस वक्त वह सामने होती तो अभी, माने एक भविष्य को वर्तमान बनने से पूरे 25 वर्ष रोके रखा था, पर मां नहीं रही, उसकी वो शक्ति नहीं रही, तो यह भविष्य पल भर में वर्तमान बन गया, एक भयानक वर्तमान। रिक्ता नहीं जानती थी उसके लिए भी एक भविष्य, एक वर्तमान बनने वाला है। आसमान अभी तक फैसला नहीं कर सका था कि आज सूरज को राह दे या बादलों को। किसी घड़ी अचानक बादलों को चीरकर सूरज निकल आया। आंखें उसके प्रकाश से बहलने लगी और अचानक बादल फिर छा जाते। और इसी तरह आंखें जब बादलों के अंधेरे के साथ बहने लगती हैं तो एकाएक बादलों को चीरकर सूरज फिर दिखाई दे जाता है। यह धूप और छांव सुबह के आसमान पर बैठी एक दुविधा में पड़ी हुई है, और मैं भी सारा दिन उन्हीं को देखता देखता अब अचानक एक दुविधा में पड़ गया हूं। यदि कहीं एक परी आज भी उसी तरह एक राक्षस के किले में कैद हो और वह
कहानी सिर्फ इतनी भर बदलेगी, उस परी के पर टूट चुके होंगे और वह किले के झरोकों में से सुनहरे बालों की रोशनी नहीं भेजेगी, साधारण डाक से खत भेजेगी। उसके आंसू कभी मोती नहीं बनेंगे, वे जहां भी गिरेंगे मिट्टी में बिछ जाएंगे। और किले का राक्षस लाल आंखों वाला और लंबे लंबे सींगों वाला हमारा समाज होगा। और हो सकता है कि टूटे परों की कमी को पूरा करने के लिए उस परी के पैरों में कोई बल आ जाए। पर वो घोड़े पर सवार होकर आया देवता, यहां भी कहानी इतनी भर बदलेगी कि उसे जंगलों और पहाड़ों में भटकने की बजाय अपनी परछाई के अंधेरे में भटकना पड़ेगा। और फिर वह नंगी तलवार लेकर एक दिन किले के दरवाजे के सामने पहुंच जाएगा। यह नंगी तलवार एक जवान मर्द के पेंशन की होती है। और फिर दरवाजे पर खड़ा हुआ दरबान कहेगा कि उसे आगे बढ़ने के पहले 7 सवालों के जवाब देने होंगे। दरबान का पहला सवाल बहुत सीधा होगा, बहुत ही साधारण। वह कौन सी इंद्रपुरी से आया है, किस बाप का बेटा है और किस माँ की कोख से जन्मा है। और अचानक काली छाया उस नंगी और चमकती तलवार पर भी लिपट जाएगी। नहीं, यह कहानी आगे नहीं चल सकती। यह दरबान के पहले सवाल के साथ ही रुक गई है। और जो किले में बंदी हो चुकी परी को छुड़ाने आया था वह चुप है। वह यह पहली नहीं पूछ सकता। बहुत साधारण से सवाल, जिंदगी की पहेलियां कैसे बन जाते हैं नहीं जानता। आसमान पर आज भी धूप और छांव बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं। मैं कहानी को फिर किसी दैवी ताकत के जोर से आगे चलाता हूं। किले का राक्षस बड़ी गहरी नींद में सो रहा है और किले में पड़ी हुई परी के कदम बाहर दरवाजे की ओर चल देते हैं। पहेलियों को बूझने के लिए दरबान की शर्त उस परी पर लागू नहीं होती, इसलिए वह सवाल का जवाब दिए बगैर दरवाजे को लांघकर बाहर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और नंगी तलवार से लिपटी हुई काली परछाई उस तलवार पर से उतर जाती है। तलवार की मूठ को जिस हाथ से कसकर थामा हुआ था वह हाथ अब परी के हाथ को कसकर थाम लेता है और वे दोनों जल्दी से अपनी राह चल देते हैं। रास्ते में फिर वही अंधेरा जिसे उस अकेले पुरुष ने घने जंगल की तरह चीरा था। वह परी अंधेरे से कांपकर उसकी छाती को लिपट जाती है। प्राणों की शक्ति पैरों में भी आ जाती है और तब दोनों अपनी तरह कहानी को आगे भी चलाते हैं। और परछाई जब निशा की तरह काली होकर दोनों की दृष्टि के आगे फैल जाती है तब हाथों से एक दूसरे को टटोलकर दोनों अपना अपना विश्वास खोजते हैं। अंग अकेले अकेले भी सिमटते हैं और एक दूसरे के अंगों में भी, और दोनों के प्राण बिजली की रेखा जैसे हो जाते हैं। एक करिश्मा, एक विलक्षण सा जैसे आदमजात ने कभी नहीं देखा, एक सफेद दूध और आग की तरह चलता करिश्मा। और वह करिश्मा जो उनके अपने अंगों से उठता है। और उस करिश्मे से प्रभावित वे दोनों एक दूसरे के अंगों से मंत्र मुक्त हो जाते हैं। जान जाते हैं कि ये अंग जब अलग अलग थे इनमें कोई करिश्मा जागता था और वो बार बार एक दूसरे के अंगों में यह जादू जगाते हैं। कहानी एक सहज गति से चलती है, जाने किस ओर और चलती है, लेकिन हवा की गति सहज नहीं, इसलिए उसकी सांस भी सहज नहीं। हवा कुछ तीखी होती है तो उनकी सांसें तीखी हो जाती है। धूल के कणों की तरह संकट के कण हवा में मिल जाते हैं, जबकि किले में सोया हुआ राक्षस जागकर उनका पीछा कर रहा है और उनके प्राणों में उठती बिजली की रेखा सहम जाती है। शायद इसलिए कि वह राक्षस इस बिजली की रेखा से उनका पद चिन्ह खोज लेगा। और अब वो सहमे हुए हैं, एक दूसरे के अंगों में सफेद दूध और आग की तरह जलता करिश्मा नहीं पैदा कर पाते। इस करिश्मे को वो अपनी अपनी छाती में छुपा लेते हैं और कभी डटकर एक दूसरे की छाती से लगकर इसे सिर्फ टटोल कर दिखते हैं। पता नहीं कहानी थक गई है कि परी के पैर थक गए हैं। वह पूछती है, मेरे देवता, आखिर तुम्हारी इंद्रपुरी कितनी दूर है? और वह परी की सांसों में डूबने की बजाय अपने ख्यालों में डूब जाता है कि वह कौन से खंडहर को अपनी इंद्रपुरी कह सकता है। जानता है कि एक साधारण इंसान जब देवता बनता है तो उसकी इंद्रपुरी को खोलने वाले सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं, एक उसके बाप के नाम वाला और दूसरा उसकी माँ के नाम का।
और दोनों के नाम उससे खो गए हैं। इसलिए दोनों दरवाजे उससे खो गए हैं और इसलिए वह अपनी इंद्रपुरी में प्रविष्ट नहीं कर सकता। और वो जानता है कि माँ बाप का वजूद किसी की बहुत निजी जरूरत होती है, जिसका किसी और के साथ वास्ता नहीं होता, किसी परी के साथ भी नहीं, किसी राक्षस के साथ भी नहीं, और रास्ते में खड़े किसी दरबान के साथ भी नहीं। पर उनके नामों का उन सभी से वास्ता होता है। कभी कभी कोई परी इस नियम को कोई रियायत कर सकती है, पर कोई दरबान कभी नहीं कर सकता और ना कोई राक्षस कर सकता है, जिसने 7 सवाल अनादिकाल से नियत कर रखे हैं। कौन माँ थी वह नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि शिशु को होठों में और माँ के दूध में एक फासला पड़ जाता है। वह कैसे होता है? दूध पता नहीं कौन से अंधेरे में बिखर जाता है और होठ पता नहीं किस अंधेरे में बिलखते हैं। पर यह उसका निजी सुख है। इसका संबंध भी ना किसी परी के साथ है और ना किसी दरबान से और ना किसी राक्षस से। और इस वक्त किसी परी कथा को वह आगे चलाना चाहता है, उसे उसके निजी दुखों से वास्ता नहीं, उसे सिर्फ नामों से वास्ता है। और नाम कहीं से भी नहीं मिलते, कहीं से भी सुनाई नहीं देते। कहानी अचानक बीच में रुक गई है। वह कांप उठता है। जानता है कि उसका पीछा कर रहा राक्षस अब उन तक पहुंचेगा। वह घबराकर अपनी परी को अपने अंगों में छुपा लेना चाहता है, सांसों को अपनी सांसों में समाकर, पर फैली हुई बाहें हवा में कांपने लगती हैं। वह परी कहीं भी नहीं, कहानी भी कहीं नहीं। कहानी शायद पीछे लौट गई है जहां से शुरू हुई थी, और परी उसके साथ चली गई है अपने किले की हिफाजत में। पर शायद परी के पैर नहीं थे, इसलिए उस राक्षस ने उसके पैर बांधकर उसे किले में डाल दिया। सामने मेज पर सिर्फ रिक्ता का खत पड़ा है, कहानी की उस निशानी की तरह कि वह यहां मेरे पास इसी कमरे में अभी आई थी। अब धूप और छांव दोनों खत्म हो चुकी हैं। संध्या उतर आई है, इसलिए दिन की दुविधा भी खत्म हो गई। और मैं जान गया हूं कि परी सिर्फ वह होती है जो पैरों के बल नहीं, सिर्फ परों के बल ही उड़ती है। और इंसान तब देवता होता है जब किसी भी गुजर चुके वक्त की परछाई उसके साथ नहीं होती। तो ये था अमृता प्रीतम जी के कोरे कागज का पार्ट 3। हमें आशा है कि आपको अभी तक ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द आपके लिए हम लाने वाले हैं इसका अंतिम पार्ट 4। और अगर आपको ये कहानी अब तक अच्छी लगी तो इसके जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब आप हमारी किसी कहानी को लाइक या शेयर करते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तब तक सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से सुनो जरा।